डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन आप समझो, हम देखो अब तक सब पढ़ते आ रहे हैं डिस्टिलेशन, तो किसी को ये नहीं ऐसा कह सकता कि यार मुझे पता ही नहीं है। डिस्टिलेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम हीट करते हैं, या एक लिक्विड मिक्सचर है उसको हीट करके वेपर बनाते हैं। ठीक है, वेपर को फिर हम कूल डाउन करते हैं, कूल करके उससे लिक्विड ऑब्टेन करते हैं। ठीक है, हमारा एक लिक्विड है, मान के चलो, हम उस लिक्विड को क्या करेंगे, हीट करना स्टार्ट करेंगे। हीट करने से आपको पता है क्या बनेगा, इवापोरेट होगा, इवापोरेट होके क्या बनेगा, वेपर फॉर्म होगा। अब देखो वेपर फॉर्म हो गया, वेपर फॉर्म होने के बाद हम उसको कूल करेंगे, मतलब देख रहे हो कितना इनके पास टाइम है। कूल करने के बाद उसको हम वेपर से हम लिक्विड पाएंगे, मतलब लिक्विड से लिक्विड की जर्नी देखो, लिक्विड से शुरू हुई और लिक्विड पर ही खत्म हुई। उसमें हम लिक्विड को हीट कर देंगे, वेपर बनाएंगे, कूल करेंगे, कूल करके हम लिक्विड ही अचीव कर रहे हैं। मतलब ऐसा समझो, कान एक साइड से पकड़ो या दूसरी साइड से पकड़ो, बात तो एक ही है। अब इस प्रोसेस में क्या होता है, इसमें थोड़ा सा प्रोसेस एक्सप्लॉइट होता है। कैसे, किसके डिफरेंस पे, एक तो बॉइलिंग पॉइंट जो है हमारे कंपोनेंट का मिक्सचर में क्या है, उसके थ्रू सेपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, सेपरेशन अचीव कर सकते हैं। अब क्या होता है, जैसे हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि हम अपने कंपोनेंट को सेपरेट आउट कर सकें। एक मिक्सचर है, चलो इनकी भी बात सही है, ऐसा नहीं है उनको कान ही पकड़ना है, बट स्टिल उसमें क्या है, अगर जैसे हमारा एक उसमें ए मिक्सचर है, मिक्सचर में ए कंपोनेंट है, बी है, सी है, तो आपको पता है ए का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो हमारा 180 डिग्री सेल्सियस है, और साथ ही साथ हमें पता है बी का हमारा 60 डिग्री सेल्सियस है, सी का हमारा क्या है, सी का हमारा 120 डिग्री सेल्सियस है। तो आपको पता है कि क्या होगा अगर आपको ए अचीव करना है। ठीक है, ए को अगर अचीव करना है तो आप इसको इस बॉइलिंग पॉइंट पर लेकर जाओगे। अब प्यूरिफिकेशन करोगे, प्यूरिफिकेशन के बेसिस पर ये होता है, अगर आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, बी को पहले सेपरेट कर लो, फिर सी को सेपरेट कर लो, देन ए को, ए तो बचा है तो अब मान के चलो ए ही सेपरेट है, या फिर इसको 180 पर आप सेपरेट कर सकते हो। अब आपके पास प्यूरिफाई करना है किसी कंपाउंड को या किसी सब्सटेंस को, वो इम्प्योरिटीज के बीच में बैठा है, या आपको ऐसा है कि आपको अनवांटेड कंपोनेंट्स चाहिए ही नहीं, आपको कोई अदर कंपोनेंट, आपको ए ही चाहिए, बी सी नहीं चाहिए, तो क्या करोगे, आप प्यूरिफाई करोगे, प्यूरिफिकेशन करोगे। कंसंट्रेशन में आपको कोई स्पेसिफिक कंपोनेंट है मिक्सचर में, उसका कंसंट्रेशन जो है तो वो बढ़ जाएगा। रिसाइकिल करने के लिए आप सॉल्वेंट को रिकवर करोगे, उसको यूजफुल बनाओगे सब्सटेंस को, कि जो मिक्सचर से आप उसको एज एन दोबारा यूज कर सकते हो। अब बहुत सारी देखो एप्लीकेशन की बात करें तो ये सारे यूनिट ऑफ ऑपरेशन है, ऐसा मान के चलो हमारा यूनिट ऑपरेशन है ये पूरा सब्जेक्ट। ये कहाँ यूज होगा यार, नॉर्मल सी बात है, कहाँ यूज होगा, ये इंडस्ट्री में ही जाएगा। ठीक है, इंडस्ट्री में जाने के बाद आपको पता चल जाएगा, एक तो फार्मास्यूटिकल अपनी इंडस्ट्री तो मान के ही चलो, तभी हम इसको पढ़ रहे हैं। अगर हमारी इंडस्ट्री में ये यूज ही नहीं होना होता तो हम क्यों पढ़ते। तो एक चीज मान के चलो, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में अगर हमें एपीआई को प्योर करना है, प्योरीफाई करना है, इंटरमीडिएट अचीव करना है, तो हम इसको यूज कर लेंगे। केमिकल इंडस्ट्री की बात करो, क्योंकि केमिकल इंडस्ट्री में बहुत ज़रूरी है कि हमें एज इन क्या करना है, सेपरेट करना है, या फिर हमें प्योरीफाई करना है, कोई कंसंट्रेशन रखना है। केमिकल्स का ही तो करोगे, किसी सॉल्वेंट्स में से प्योरिटी अचीव करनी है तो केमिकल इंडस्ट्री में चले जाओ। दो आपके पूरे हो गए। फूड बेवरेजेस में चले जाओ, फूड बेवरेजेस में यूज होगा ही होगा, चाहे आपका इवेपोरेशन हो, चाहे आपका हीट ट्रांसफर हो, साइज सेपरेशन हो, हर जगह। तो ये तीन चीज़ें मान के चलो होगी। अब एक्स्ट्रा हमें वाटर ट्रीटमेंट में यूज़ कर सकते हो। एक चीज़ ऐड करो कि हम इसको कहाँ यूज़ कर सकते हैं, हमें कोई ड्रिंकिंग वाटर, फ्रेश ड्रिंकिंग वाटर चाहिए और हमें उसमें से एक्स्ट्रा अनवांटेड मिनरल्स या कुछ भी रिमूव आउट करना है तो यूज़ कर लोगे। इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में यूज़ करते हैं। अब जैसे हमारी पेट्रोलियम इंडस्ट्री आ जाती है, डिस्टिलेशन का एक बहुत बड़ा रोल है पेट्रोलियम इंडस्ट्री में, जिसमें क्या होता है, रिफाइन करते हैं क्रूड ऑयल को एक बहुत सारे वेरियस फ्रैक्शन में, जैसे गैसोलीन है, डीजल, कैरोसिन, ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल्स है पर्टिकुलरली, तब हम डिस्टिलेशन को यूज़ कर सकते हैं। अब देखो डिस्टिलेशन के बहुत सारे मेथड्स हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं, जिसमें हमारा आता है सिंपल डिस्टिलेशन। सिंपल में क्या है, हम सिंपल डिस्टिलेशन में कंपोनेंट को मिक्सचर से सेपरेट करते हैं उनके बॉइलिंग पॉइंट के बेसिस, बस इतना है। सिंपल डिस्टिलेशन में कैसे सेपरेट करोगे, आपका सिंपल डिस्टिलेशन में आपका इसमें एक मिक्सचर है, इस मिक्सचर में
सब कंपोनेंट का अपना अपना एक बॉइलिंग पॉइंट है, तो आप उस बॉइलिंग पॉइंट के बेसिस पर इसमें जो कंपोनेंट्स हैं उनको इजीली सेपरेट आउट कर सकते हो। अब देखो बॉइलिंग पॉइंट ऐसा होना चाहिए सिग्निफिकेंटली वो मोर देन 25 डिग्री सेल्सियस से डिफर करना चाहिए। अब हर कंपोनेंट के बीच में एक पॉइंट ले लो कि 25 डिग्री सेल्सियस उनके बीच में हो ही जाए तो बेटर है। अब मेथडोलॉजी ये आती है कि पहले तो आप डिस्टिलेशन फ्लास्क होना चाहिए आपके पास, एक हीट सोर्स लगाओगे, हीट भी तो करना है, फिर कंडेंसर चाहिए, फिर एक रिसीविंग फ्लास्क चाहिए। सेटअप बस इतना सा होता है। उस सेटअप में क्या है, आपका एक डिस्टिलेशन फ्लास्क है, उस पर हीट हीट लगाओगे, या फिर आप जैसे आपका वो हो जाता है बंसन बर्नर, मान लो अगर आप लैब्स में देखा होगा बंसन बर्नर से डिस्टिलेशन फ्लास्क में हीट सोर्स लग जाएगा, हीट लग जाएगी, फिर वो क्या होगा एज इन वेपर होके जाएगा, फिर उसमें कंडेंसर के थ्रू कंडेंस करके हम लिक्विड बनाएंगे। लिक्विड बनाने के बाद कहाँ करेंगे, कहीं तो स्टोर करोगे, कहीं तो रिसीव करोगे, वो रिसीविंग फ्लास्क में चला जाएगा। मिक्सचर को हीट करेंगे, हीट करने के बाद उसका एक तरीके से जो कंपोनेंट है लोअर बॉइलिंग पॉइंट, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, सबसे पहले वो वेपराइज होगा। करेक्ट, वो वेपराइज होने के बाद देन वेपर पास हो जाएगी हमारी कंडेंसर में। देखो यहाँ हीट हुआ, वेपर पास हुआ, फिर कंडेंसेशन के लिए कंडेंसर में, वहां पे उसको हम कूल डाउन करेंगे। कूल डाउन होने के बाद वो फिर से कंडेंस बैक हो जाती है लिक्विड में। कूल करने के बाद कंडेंस हो जाती है बैक किसमें, लिक्विड में हमारे। अब लिक्विड जो आया है कंडेंस लिक्विड, उसको हम रिसीविंग फ्लास्क में कलेक्ट कर लेते हैं। इससे क्या होगा, सॉल्वेंट का आपका प्यूरिफिकेशन हो जाएगा, सेपरेशन हो जाएगा और वाटर का डिस्टिलेशन हो जाएगा। मेरिट्स ये समझो कि बहुत ही सिंपल है। सिंपल डिस्टिलेशन बोला है तो समझो सिंपल ही है, कोई ज़्यादा पैसा नहीं लगना। स्मॉल ऑपरेशन, स्मॉल स्केल, आए दिन हम इसको लैब में करते हैं, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है सिंपल डिस्टिलेशन की। तो आपको पता है क्या क्या मेरिट्स हैं, इसको किस किस मिक्सचर में हम इसको यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसका बॉइलिंग पॉइंट डिफर करना चाहिए, क्योंकि ये सारा सेपरेशन जो होने वाला है वो बॉइलिंग पॉइंट के बेसिस पर है। अगर उसका बॉइलिंग पॉइंट, वहीं उसके डीमेरिट आप ये लगा लो कि अगर ज़रा सा क्लोज हुआ बॉइलिंग पॉइंट, मान के चलो 25 डिग्री सेल्सियस से कम है, ऐसे सोचो 2 डिग्री सेल्सियस का ही डिफरेंस है, एक का 180 है और एक का 182 है, तो क्या होगा, नहीं हो पाएगा। सिंपल डिस्टिलेशन यहाँ काम नहीं करेगा। और बहुत सारे हीट सेंसिटिव मटेरियल होते हैं और जैसे ही वो हाई टेम्परेचर पर पहुँचते हैं वो को एक तरीके से डिकम्पोज हो जाते हैं। जैसे होता है ना, किसी को भड़का दो तो वो पूरा फैल जाता है, ये वही है, उसको ख़त्म कर देगा अगर टेम्परेचर ज़्यादा हुआ। अब आएंगे हम फ्लैश डिस्टिलेशन पे। फ्लैश डिस्टिलेशन में एक सिंगल स्टेज सेपरेशन प्रोसेस है, जहां लिक्विड मिक्सचर को हम पार्शियली वेपराइज करते हैं, रैपिडली उसका प्रेशर रिड्यूस करके और टेम्परेचर इंक्रीज करके। फ्लैश डिस्टिलेशन में क्या होता है, हम रिड्यूस करते हैं किसको, प्रेशर को। करेक्ट, हम प्रेशर को रिड्यूस करेंगे बट साथ ही साथ हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं। इंक्रीज क्या कर देते हैं, यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज होता है, प्रेशर रिड्यूस होता है, उसके बेसिस पर ही हम डिस्टिलेशन प्रोसेस कंटिन्यू कर पाते हैं। आपका फीड जो है वो इंट्रोड्यूस किया जाएगा। करेक्ट, फीड इंट्रोड्यूस करके आप उसको फ्लैश चैम्बर में लेकर जाओगे। फ्लैश चैम्बर में क्या होगा, देन वहाँ पे एक प्रेशर जो है रैपिडली एकदम से कम हो जाएगा और क्या होगा, मिक्सचर एकदम हीट होना शुरू होगा, जिसकी वजह से वेपर आनी शुरू हो जाएंगी, वेपराइज होना शुरू होगा। वेपर को फिर लिक्विड फेज में ले आएंगे। लिक्विड फेज में लाने के बाद हम उसको सेपरेट कर देंगे, चैम्बर के बीच में ही सेपरेट आउट करते हैं, समझो, ठीक है। करेक्ट, उसको सेपरेट करेंगे, फिर उसको वेपर को कंडेंस करके हम कलेक्ट कर लेंगे, जिससे कि क्या होगा, और जो देखो बचा हुआ जो रिमेनिंग लिक्विड है उसको हटा देंगे, उसको हम अलग से सेपरेटली करेंगे, 1 बाय 1 करके होगा, एक साथ नहीं हो सकता। तो देखो आप खुद सोचो, अगर आपका मिक्सचर है और उसमें क्लोज बॉइलिंग पॉइंट है तो वहाँ पे ये इफेक्टिव नहीं है, ये आपका डीमेरिट मान के चलो। करेक्ट, अब पेट्रोलियम इंडस्ट्री में यूज़ करोगे, सेपरेशन कंपाउंड का कर पाओगे, केमिकल प्रोसेसिंग, ये यूजेस आपको ऑलरेडी पता है, क्योंकि एप्लीकेशन हम डिस्टिलेशन की पढ़ के आए हैं, तो हमें पता है कि कहाँ हम उसको यूज़ करने वाले हैं। करेक्ट, अब जैसे मेरिट्स हैं, कंटिन्यूस प्रोसेस रहेगा, लार्ज स्केल ऑपरेशन के लिए भी सही है, एफिशिएंट है मिक्सचर की, मॉडरेट डिफरेंसेस होना चाहिए बॉइलिंग पॉइंट्स के बीच में तो भी चल जाएगा। अब ये जो मॉडरेट डिफरेंस बॉइलिंग पॉइंट का है वही उसका डीमेरिट है अगर क्लोज बॉइलिंग पॉइंट हुआ तो। सिंपल ऑपरेशन है, ज़्यादा एनर्जी कंजप्शन नहीं लगती अगर आप मल्टीपल स्टेज प्रोसेसेस को देखोगे तो। अब इसमें क्या है, लिमिटेड टू अ सिंगल स्टेज
प्रोसेस लेस सेपरेशन एफिशिएंसी कंपेयर टू मल्टी स्टेज प्रोसेस। अगर आप मल्टी स्टोरेज या मल्टी स्टेज प्रोसेस की बात करो तो वो दोनों आप खुद सोचो कि अगर सिंगल ऑपरेशन है या सिंगल स्टेज है तो वो लिमिट हो जाता है, एक थोड़ा लिमिटेशन आ जाता है हमारे पास, करेक्ट। अब देन हमारा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है। ये डिस्टिलेशन तो आई गेस आप याद ही करना, और इनके थोड़े से ना आप क्या करना, ये डायग्राम्स मैं हर बार बोलती हूँ, हम हर बार आपको बताते हैं, क्या बताते हैं कि डायग्राम्स याद होने बहुत ज़रूरी है। डायग्राम्स के बेसिस पर आप इजीली कुछ भी रिकॉल कर सकते हो। क्यों रिकॉल कर सकते हो? क्योंकि आपको पता है अगर ऐसा दिखता है हमारा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन तो आप खुद समझ जाओगे कि यहाँ से हीट हुआ, ऐसे गया, ऐसे होने के बाद ये आपको ऐसे समझ आ जाएगा, करेक्ट। अब ऐसे समझ आ जाएगा, अगर नहीं आया तो बस पूछो ही मत, फिर तो कुछ कह ही नहीं सकते। तो इसके लिए नोट्स चाहिए आपको। नोट्स कहाँ मिलेंगे? वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, तो वहाँ से इजीली आपको मिल जाएंगे। ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है ही नहीं, हमने बहुत इजी कर दिया है इसीलिए आपके लिए। अब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में मिक्सचर से कंपोनेंट को सेपरेट करना है जिनका क्लोज बॉइलिंग पॉइंट है। अभी तक ये क्लोज बॉइलिंग पॉइंट हमारे लिए क्या बन रहा था? डीमैरिड बना हुआ था। अब इन्होंने सोचा ना कि कैसे हम क्लोज बॉइलिंग पॉइंट वालों को सेपरेट कर सकते हैं मिक्सचर में, तो उन्होंने क्या किया कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन लगा दिया। उसमें हम क्या करेंगे? फ्रैक्शनेटिंग कॉलम को यूज़ करेंगे कि हम कंडेंसेशन रिपीटेटिवली कर सकें, बार बार कर सकें, और जो हमारी वेपराइजेशन साइकिल है उसको हम एक तरीके से अचीव कर सकें। बहुत सिमिलर सिंपल डिस्टिलेशन सेटअप रहता है, कोई डिफरेंस नहीं आता, बट इसमें फ्रैक्शनेटिंग कॉलम्स को इंक्लूड कर देते हैं डिस्टिलेशन फ्लास्क के बीच में। अब देखो ये आपका क्या है, सेटअप सारा सिंपल डिस्टिलेशन जैसा ही है, बट इसमें हमने क्या ऐड कर दिया? हमने फ्रैक्शनेटिंग कॉलम को ऐड कर दिया। अब उसको हीट करेंगे मिक्सचर को, वेपर बनेगी। वेपर क्या होगी? वो फ्रैक्शनेटिंग कॉलम के बीच में जाएगी। अब जैसे ही वेपर बढ़ना शुरू होंगे तो वो बार बार कंडेंस होना शुरू होगा और वेपराइज हो जाएगा हमारे पैकिंग मटेरियल जो है कॉलम के अंदर, वहाँ पर। अब जैसे ही वो वेपर एनरिच हो जाएगा या मोर वॉलेटाइल कंपोनेंट है उसका पहुँचेगा, फिर क्या होगा? वो वेपर अपना कंडेंसर तक पहुँचेगा और कंडेंसर से क्या हो जाएगा? ये अपना कंडेंस्ड होके डिस्टिलेट हो जाएगा। ये बहुत सिंपल प्रोसेस है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना हमको इसमें। सेम होने वाला है, बस एक दो इंस्ट्रूमेंटेशन में इन्होंने छेड़छाड़ मचाई है और कुछ नहीं किया है। ज़्यादा से ज़्यादा ना प्रोसेस कुछ चेंज नहीं होता, प्रोसेस नॉर्मल वही चलता है। क्या होता है? उसके इंस्ट्रूमेंटेशन में हेर फेर करते हैं इधर उधर, और कुछ नहीं। अब यूजेस आपको लिक्विड जिनका जैसे एथेनॉल वाटर है उसको आप सेपरेट आउट कर सकते हो। अब इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस में क्रूड ऑयल रिफाइनिंग है तो वहाँ चले जाओ, वहाँ यूज़ कर लोगे, मतलब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन को यूज़ कर सकते हैं। प्यूरिफिकेशन है जैसे केमिकल्स और फार्मास्यूटिकल्स में। मैरिट्स हैं जहाँ पे सेपरेशन जो है मिक्सचर्स में, वो जिनका क्लोज बॉइलिंग पॉइंट होता है, जो हमारा अभी तक डीमैरिड बना हुआ था वो यहाँ पे हमारा मैरिड बन गया है। अब हाई प्योरिटी अचीव करनी है सेपरेटेड कंपोनेंट्स की, वो आप इजीली अचीव कर पाओगे। स्केल लेवल देखा जाए स्मॉल लार्ज तो दोनों के लिए सूटेबल है, दोनों जगह काम कर जाएगा, इतना कुछ हमें सोचने की ज़रूरत नहीं है। डीमैरिड्स यहाँ ये आ जाते हैं कि हमारा जो सेटअप है थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, बट अगर आप कंपेयर करो सिंपल डिस्टिलेशन से तो मैच भी करता है और नहीं भी करता, थोड़ा सा डिफरेंस आ जाएगा। एनर्जी ज़्यादा चाहिए क्योंकि इसमें ना बार बार वेपराइजेशन होगा, कंडेंसेशन साइकिल है ना हमारी वो रिपीट में चलेगी, ये रिपीट होना शुरू हो जाएगा। तो वैसे ही क्या होगा, हमें कॉलम फ्लडिंग और प्रेशर ड्रॉप इशू देखने को मिलेगा इसमें, करेक्ट, क्योंकि बहुत ज़्यादा एनर्जी कंजप्शन है तो उसकी वजह से थोड़ा बहुत प्रेशर हमारा अप एंड डाउन हो सकता है। अब जैसे डिस्टिलेशन है, डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर। अब इसमें क्या हुआ कि हमने डिस्टिलेशन को प्रेशर रिड्यूस कर दिया, या वैक्यूम डिस्टिलेशन भी बोल सकते हो, आपको इसको क्या बोलोगे? वैक्यूम डिस्टिलेशन भी बोल सकते हो। अब इसमें हमने प्रेशर को कम किया तो उससे क्या हुआ, जो बॉइलिंग पॉइंट था कंपोनेंट का मिक्सचर में वो एक तरीके से रिड्यूस हो जाएगा एम्बिएंट प्रेशर में, उसके थ्रू रिड्यूस हुआ है। हमारा जो एम्बिएंट प्रेशर था वो क्या करेगा, वो रिड्यूस करता है कंपोनेंट का एज एन बॉइलिंग पॉइंट, करेक्ट। जैसे ही ये होगा फिर क्या होगा, डिस्टिलेशन जो होगा एक लोअर टेम्परेचर पर हो पाएगा। तो जब लोअर टेम्परेचर की बात करें तो जो हीट सेंसिटिव है,
हीट सेंसिटिव कंपोनेंट हो जाएंगे तो हम एज इन इसको हम कब यूज़ कर सकते हैं, जो हीट सेंसिटिव कंपोनेंट है उस टाइम पर हम यूज़ कर सकते हैं क्योंकि टेम्परेचर कम है। मेथडोलॉजी की बात करें तो थोड़ा सा इसका सिंपल और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेम है, बट हम इसमें क्या ऐड कर देंगे, वैक्यूम पंप को ऐड कर देंगे। ऑलमोस्ट सब सेम है, जस्ट ये ऐड ऑन हो जाएगा। तो क्या होगा, यहाँ पे प्रेशर कम करने के लिए इसको हम ऐड करेंगे। प्रेशर कम करेगा तो उससे क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। बॉइलिंग पॉइंट कम होगा तो लोअर टेम्परेचर पे डिस्टिलेशन हो पाएगा। प्रेशर रिडक्शन हो जाएगा डिस्टिलेशन सेटअप में, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, वैक्यूम पंप यूज़ कर रहे हैं। अब हीटिंग करेंगे तो मिक्सचर जो हीट कर रहे हैं उसके लिए लोअर बॉइलिंग पॉइंट चाहिए, ज़्यादा टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट चाहिए ही नहीं, तो एज इन इसको वहाँ यूज़ कर सकते हैं। वेपराइजेशन और कंडेंसेशन होगा, जो कंपोनेंट्स हैं वो वेपराइज हो जाएंगे लोअर टेम्परेचर पे, फिर पास कहाँ होंगे, कंडेंसर में। लोअर टेम्परेचर से आप मान के चलिए, जैसे यहाँ से स्टार्ट हुआ देन कंडेंसर में पहुँचा। कंडेंसर में पहुँचने के बाद वो क्या होगा, कलेक्ट होना शुरू हो जाएगा, कि यहाँ पे कूलिंग वाटर चलता रहेगा ना साइड में, इनलेट और आउटलेट के थ्रू, तो यहाँ से कूल डाउन होता रहेगा। जैसे कूल डाउन होता रहेगा तो ये कलेक्ट होता रहेगा, यहाँ पे वेपर लिक्विड फॉर्म में कंडेंस हो जाएगा, फॉर्म हो जाएगा। तो मैथडोलॉजी इसकी थोड़ी सी सिंपल है, सेटअप भी सिंपल है, इसलिए बोला डायग्राम याद रखो। हीट जो सेंसिटिव कंपाउंड्स हैं जो डिकम्पोज हो जाते थे हाई टेम्परेचर पर, वहाँ इसको यूज़ कर सकते हैं। वही चीज़ देखो, टेम्परेचर के थोड़ा सा हमें अपना दिमाग लगाना है कि किस तरीके से क्या चीज़ कब हम उसको यूज़ कर सकते हैं। हर चीज़ को रटने की ज़रूरत नहीं है, उसकी डेफिनेशन से ही आप समझ जाओगे कि कब हम इसको यूज़ कर सकते हैं, क्या इसके मेरिट हो सकते हैं, क्या डीमेरिट है। अब प्यूरिफिकेशन, जिनका हाई बॉइलिंग पॉइंट सब्सटेंस होता है या सब्सटेंस का बॉइलिंग पॉइंट बड़ा होता है, उसे समझो जिनके बीपी हाई हैं उनको भी देखा जा सकता है। फार्मास्यूटिकल में हम यूज़ कर सकते हैं, बहुत सारी इंडस्ट्रियल पर्पसेस में यूज़ करेंगे। अब क्या होता है, जैसे हमारे कोई सेंसिटिव कंपाउंड्स हैं उसको प्रिवेंट करेंगे, एनर्जी कंजप्शन कम हो जाएगी, क्योंकि हमारा जो डिस्टिलेशन टेम्परेचर चाहिए था वो कम हो रहा है। अब देखो, अगर ज़रा सी भी हम कोई चीज़ कम करते हैं तो एनर्जी तो कंजप्शन कम होगी ही होगी। अब उसके लिए आपको हाई बॉइलिंग पॉइंट मटेरियल जो थे उसके लिए डिस्टिल यूज़ कर सकते हो। देन डीमेरिट्स हैं कि वैक्यूम सिस्टम चाहिए। ये डीमेरिट इसका देखो, अरे जब ये वैक्यूम यूज़ ही करने वाला है तो भाई ये डीमेरिट कैसे हो गया, वो तो चाहिए, उसका सेटअप ही ऐसा है। ये बोल सकते हो कि थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी और कॉस्ट बढ़ जाती है। वैक्यूम सिस्टम तो चाहिए क्योंकि प्रेशर कम करना है, प्रेशर कम होगा तो क्या होगा हमारा, फिर उसके बाद प्रेशर कम होगा तो टेम्परेचर भी हमें कम, बॉइलिंग पॉइंट, बहुत सारे यूजेस हैं। तो वैक्यूम होगा, बस कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी, कॉस्ट बढ़ जाएगी। किसका पैसा बढ़ेगा, वैक्यूम को खरीदने का पैसा बढ़ जाएगा। वो इन्होंने डीमेरिट में डाल दिया। यार ऐसा नहीं होता, डीमेरिट ठीक है, कॉम्प्लेक्सिटी बोल सकते हो, कॉस्ट बोल सकते हो। अब सूटेबल मटेरियल जो वेपराइज नहीं हो सकते वैक्यूम कंडीशन में, उसको नहीं कर सकते। वही बात हो गई, हीट सेंसिटिव वाले टेम्परेचर में नहीं हो पा रहे थे, और मटेरियल जो वेपराइज हो जाते हैं वैक्यूम कंडीशन में वो नहीं हो पाएंगे। तो मतलब कहीं ना कहीं बात इधर से उधर घुमा के कुछ ना कुछ डीमेरिट निकल ही आएगा। अब वैक्यूम इक्विपमेंट थोड़े से इनको मेंटेन करना, जितने वैक्यूम के इक्विपमेंट्स होते हैं ना तो थोड़े कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं, उनको मेंटेन करना थोड़ा चैलेंजिंग है। अब आते हैं हम स्टीम डिस्टिलेशन पे। स्टीम डिस्टिलेशन हम यूज़ करते हैं जिसमें हीट सेंसिटिव कंपोनेंट है उनको डिस्टिल कर पाएँ बाय पासिंग, क्या करेंगे, स्टीम को उस मिक्सचर के थ्रू। हम क्या पास करते हैं, स्टीम पास करते हैं मिक्सचर के थ्रू, जिसकी वजह से जो वॉलेटाइल कंपोनेंट्स होते हैं ना वो क्या करते हैं, को डिस्टिल हो जाते हैं वाटर के साथ एक लोअर देन देयर बॉइलिंग पॉइंट। अब ऐसा समझो किसी कंपोनेंट का कोई बॉइलिंग पॉइंट था, अब सिर्फ किस वजह से वो बॉइलिंग पॉइंट, कम बॉइलिंग पॉइंट पे लाइक को डिस्टिल हो जाते हैं वाटर के साथ, जब हम स्टीम पास करते हैं किसी मिक्सचर के थ्रू पास करेंगे, जो वॉलेटाइल कंपोनेंट था वो वाटर के साथ ही डिस्टिल हो जाता है, सिर्फ जस्ट बिकॉज कि उसका प्रेम जो है वो वाटर से है, या फिर बॉइलिंग पॉइंट एक स्टीम के थ्रू है, बस एक वो अटैचमेंट है उसको, उसने जैसा बोल दिया वैसा ही करेगा। तो इसीलिए वो क्या है, अपनी बात से मुकर जाएगा, मतलब अपने बॉइलिंग पॉइंट से मुकर के अपने लोअर बॉइलिंग पॉइंट पर या लोअर टेम्परेचर पे डिस्टिल हो जाएगा। सेटअप में क्या है, हम इसमें स्टीम जनरेटर लगा देंगे।
डिस्टिल फ्लास्क, कंडेंसर और कलेक्शन वेसल सब रहेंगी, बस इसमें हमें ऐड करना है स्टीम जनरेटर। अब जनरेटर चाहिए, स्टीम को हम मिक्सचर में लेकर जाएंगे तो क्या होगा, जो बॉइलिंग पॉइंट है वोलेटाइल कंपोनेंट का वो कम हो जाएगा, कम टेम्परेचर पे ही वो काम चल जाएगा हमारा। अब देखो कम टेम्परेचर पे तो हीट सेंसिटिव वालों की बात हो गई, हीट सेंसिटिव वालों की बात कर रहे हैं। को डिस्टिलेशन में वोलेटाइल कंपोनेंट जो है वो वेपराइज हो जाता है स्टीम के साथ, ठीक है, ये होता है को डिस्टिलेशन। कंडेंसेशन होगा, कलेक्शन होगा, सेम वही, वेपर बनेगी, कंडेंस करेंगे, डिस्टिलेट करके उसको कलेक्ट कर लेंगे, बस इतना सा है इसमें स्टीम डिस्टिलेशन में। अब जैसे आपको एक्सट्रैक्शन करना है किसी एसेंशियल ऑयल का, एसेंशियल ऑयल आपने प्लांट मटेरियल से लिया तो उसके लिए एक्सट्रैक्शन के लिए स्टीम डिस्टिलेशन बहुत ज़रूरी होता है। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो हाई टेम्परेचर पर डीकम्पोज हो सकते हैं, तो क्या करोगे आप, इसको यूज़ करोगे। बहुत सारे हीट सेंसिटिव मटेरियल हैं तब पर्टिकुलर तब यूज़ कर सकते हैं। कंपोनेंट को अगर टेम्परेचर नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट से अगर थोड़े से कम पर लेकर आना है तब हम इसको स्टीम को यूज़ कर सकते हैं। अब ये कंपाउंड जो है थोड़ा सा लिमिट हो जाता है, क्योंकि एक तरीके से कंपाउंड जो है वॉलेटाइल स्टीम में वहाँ पे लिमिटेशन लग जाएगी। आपको स्टीम की सप्लाई ज़्यादा चाहिए तो एक तरीके से वहाँ एनर्जी कंजप्शन ज़्यादा हो जाएगा। सेपरेशन शायद कंप्लीट हो जाए, बट एज अदर मेथड से अगर आप कंपेयर करोगे, कंपेयर भी करना चाहिए, एक वो होता है ना, अगर आप कुछ लेते हो कुछ खरीदते हो तो मोल भाव करते हो, वैसे ही इक्विपमेंट यूज़ करते टाइम आपको देखना चाहिए कि इसका मेरिट क्या है, डीमेरिट क्या है, कि हम किस तरीके से इसको एज इन यूज़ कर सकते हैं, एफिशिएंटली इफेक्टिवली इसको यूज़ कर सकते हैं सेटअप को अपने। करेक्ट, डीमेरिट्स हमने पढ़ लिए। अब थोड़ा सा मॉलिक्यूलर डिस्टिलेशन पर भी ध्यान देते हैं। जो हमारा मॉलिक्यूलर डिस्टिलेशन है ना, ये काइंड ऑफ वैक्यूम डिस्टिलेशन जैसा ही है। इसमें क्या होता है, एक्सट्रीमली लो प्रेशर को यूज़ करके इसको परफॉर्म किया जाता है, जिसमें क्या होता है, डिस्टिलेशन जो हमारे हाई मॉलिक्यूलर वेट या थर्मली अनस्टेबल कंपाउंड्स होते हैं ना, उन पे यूज़ करते हैं। अब मान के चलो हमारा कोई कंपाउंड है, करेक्ट, ये रहा हमारा कंपाउंड। इस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर वेट जो है वो बहुत हाई है, साथ ही साथ ये थर्मली या आप ये बोलो अनस्टेबल कंपाउंड है हमारा, टेम्परेचर सेंसिटिव मान के चलो इसको। दो कंडीशन है हमारे कंपाउंड की, तो हम क्या करेंगे, वैक्यूम को यूज़ करके प्रेशर को एक्सट्रीमली लो कर देंगे। ये मान के चलो हम जो प्रेशर था उसको इतना लो कर देंगे जो नॉर्मली टेम्परेचर भी गिर जाएगा, कम टेम्परेचर पे सेपरेशन हो सकता, डिस्टिलेशन हो सकता है। हाई वैक्यूम सिस्टम चाहिए आपको इसमें, शॉर्ट पाथ डिस्टिलेशन अपरेटस है, कोल्ड ट्रैप सेटअप है, इस तरीके से पूरा सेटअप है ये आपका, ये आपको समझ आ गया। देन आप प्रेशर रिडक्शन में प्रेशर को कम करके बहुत लो लेवल पर ले जाओगे जहाँ पे हमें हाई वैक्यूम पंप चाहिए। जितना प्रेशर हम इसमें रिड्यूस कर रहे हैं ना, उस हिसाब से वैक्यूम पंप हमारा मतलब हाई लेवल का होना चाहिए। मिक्सचर को हम धीरे धीरे जेंटली हीट करेंगे, ठीक है, करेक्ट। शॉर्ट पार्ट डिस्टिलेशन में मॉलिक्यूल हमारा ट्रैवल करेगा शॉर्ट डिस्टेंस, थोड़ा ज़्यादा चलना नहीं पड़ेगा उसको, छोटा शॉर्ट डिस्टेंस पे ही लेकर जाके कंडेंसर लगा हुआ है, वो कंडेंसर क्या करेगा, थर्मल डिकम्पोजिशन वहाँ कम होगा, देन वो लिक्विड में जाएगा, डिस्टिल्ड हो जाएगा कंपोनेंट, और उसको हम कोल्ड ट्रैप में कलेक्ट कर लेंगे। अब जो मीन फ्री पाथ ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं तो उसमें क्या होता है, जैसे हमारा एवरेज डिस्टेंस है किसी मॉलिक्यूल का कॉलिजन के बीच में, आप ऐसे समझो कोई एक मॉलिक्यूल है या दूसरा मॉलिक्यूल है, उसके कॉलिजन के बीच में एक पर्टिकुलर डिस्टेंस होगा ना, ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल ही अटैच है, तो उसमें क्या होगा, उसमें उनका कोलिजन होगा अदर मॉलिक्यूल्स के साथ में। उन मॉलिक्यूलर डिस्टिलेशन में जो प्रेशर कम होता है वो इतना एक्सटेंड तक होता है कि जो मीन फ्री पाथ है मॉलिक्यूल का वो कंपेरेबल हो जाता है किसके बीच में, इवापोरेटर और कंडेंसर के सरफेस के बीच में। मतलब डिस्टेंस को आप कंपेयर कर सकते हो कि कितना होगा एक मॉलिक्यूल और दूसरे मॉलिक्यूल के बीच में, जो मीन फ्री पाथ था ना वो कंपेरेबल हो जाता है इवापोरेटर और कंडेंसर सरफेस के बीच में। अब इससे क्या होता है, जो मिनिमाइज चांसेस थे या कम से कम चांस थे मॉलिक्यूलर कोलिजन के, तो उससे क्या होता है, मॉलिक्यूल डायरेक्टली ट्रैवल होता है हीटेड सरफेस से कंडेंसर तक, डायरेक्टली ट्रैवल कर देता है, कर देता है डायरेक्टली, उसको हीट मिलेगी, हीट करने से वो ट्रांसफ़र हो जाएगा कंडेंसर के सरफेस पे बिना इंट्रैक्ट किए दूसरे मॉलिक्यूल से इंट्रैक्ट नहीं कर रहा है वो क्या करेगा, वो कंडेंसर के सरफेस से जाके मतलब
कोलिजन कर रहा है, कोलाइड हो रहा है, दूसरे मॉलिक्यूल से उसे कोई लेना देना नहीं है। ये समझो कि हमारा जो मॉलिक्यूलर कोलिजन होने वाला था, आपस में मॉलिक्यूल्स फाइट ऑफ करने वाले थे ना, वो ना होके वो मॉलिक्यूल कंडेंसर की सरफेस वॉल पे जाके कोलाइड होता है या ट्रैवल कर जाता है डायरेक्ट हीटेड, जो हमारा हीटेड सरफेस है, बिना अदर मॉलिक्यूल से इंट्रैक्ट हुए। अब जैसे मॉलिक्यूलर डिस्टिलेशन एपरेटस आते हैं, उसमें क्या है, हमारा फॉलिंग फिल्म मॉलिक्यूलर डिस्टिलेशन है। उसका स्ट्रक्चर ऐसा है कि आपका एक सिलेंड्रिकल कॉलम मान के चलो, जहाँ पे लिक्विड फ्लो होने वाला है हीटेड वर्टिकल सरफेस में, और वहाँ पे एक थिन फिल्म बनने वाली है। अब इसमें हीटेड सरफेस जो है वो वॉलेटाइल कंपोनेंट को इवापोरेट होने के लिए बोलेगा कि भाई तू इवापोरेट हो जा, फिर मॉलिक्यूल ट्रैवल करेगा वैक्यूम से कंडेंसर की ओर। वो हमने देखा ना, मीन फ्री पाथ ऑफ मॉलिक्यूल के बेसिस पर वो चांसेस जो मॉलिक्यूलर कोलिजन के होने वाले थे वो डायरेक्ट ट्रैवल कर जाते हैं कंडेंसर में, जो हीटेड सरफेस है हमारे कंडेंसर का, वहाँ पहुँच जाएगा। एडवांटेज ये होता है कि बड़ा सिंपल, ऑपरेट करने में ईजी है, ठीक है, आप बहुत इजीली ऑपरेट कर पाओगे, उसको मेंटेन कर सकते हो, मेंटेनेंस इतना हैवी नहीं है उसका। अब थर्मल एफिशिएंसी ज़्यादा है, मिनिमल थर्मल डिग्रेडेशन, तो ये सारे एडवांटेजेस आ जाते हैं। एप्लीकेशन आप इसको प्यूरिफिकेशन, अगर कोई भी मान के चलो आपका हीट सेंसिटिव मटेरियल है या कोई भी सब्सटेंस है जिसमें हमारे वाइटामिन्स आ गए, एसेंशियल ऑयल या फार्मास्यूटिकल्स हैं, तो आप एज एन इसको यूज़ कर सकते हो। सेंट्रीफ्यूगल मॉलिक्यूलर डिस्टिलेशन में जो हमारा रोटेटिंग डिस्क होता है या कोन है, जहाँ पे लिक्विड सेपरेट होने वाला है एज थिन फिल्म, तो वहाँ पे क्या होगा, वो मेंटेन हो जाता है किसके थ्रू, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के थ्रू। ऑपरेशन में ये है कि रोटेशन इंश्योर करेगा कि डिस्ट्रीब्यूशन हो सके, ऑप्टिमल फिल्म थिकनेस रहे, ये सारी चीज़ें हैं। एडवांटेज ये है, फिल्म की यूनिफॉर्मिटी बढ़ जाती है, एफिशिएंसी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से इफेक्टिव हो जाता है वो हाई विस्कोसिटी मटेरियल के लिए। देन एप्लीकेशन आप इसको एज एन सेपरेटिंग कॉम्प्लेक्स मिक्सचर में इसको यूज़ कर सकते हो, मटेरियल या सब्सटेंस को प्यूरिफाई कर सकते हो हाई बॉइलिंग पॉइंट वालों को। और जिनका हाई मॉलिक्यूलर वेट है, पॉलीमर्स हैं, सर्टेन लाइक कंपाउंड्स हैं, तो आप उसको कैसे करोगे, सेंट्रीफ्यूगल मॉलिक्यूलर डिस्टिलेशन पे प्यूरिफिकेशन हो जाएगा विटामिन्स का, फैटी एसिड, अदर हाई मॉलिक्यूलर वेट कंपाउंड का प्यूरिफिकेशन मान के चलो आप। डिस्टिलेशन हो जाएगा सेंसिटिव वाले फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट का, फूड और कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं हम इसको। अब मेरिट्स ये हैं कि इसमें हाई मॉलिक्यूलर वेट है या थर्मली सेंसिटिव कंपाउंड जो है, तब इसको हम इजीली यूज़ कर सकते हैं। अब थर्मल जो डीकम्पोजिशन होने वाला था लो ऑपरेटिंग टेम्परेचर की वजह से नहीं होगा, प्योरिटी बढ़ जाएगी डिस्टिल प्रोडक्ट की। साथ ही साथ डीमेरिट्स ऐसे हैं कि कॉम्प्लेक्स और एक्सपेंसिव सेटअप शुरू हो जाएगा। ये थोड़ा सा तो देखो इसमें कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी, एक्सपेंसिव रहेगा क्योंकि हम उसको मॉलिक्यूलर बेसिस पर देख रहे हैं। अब रिक्वायर इसके लिए प्रिसाइज कंट्रोल चाहिए, ऑपरेटिंग कंडीशंस हैं। अब लार्ज स्केल पर अगर आप मूव करते हो तो इसके लिए ये सूटेबल नहीं है, आप नहीं इसको मूव कर सकते लार्ज स्केल पर। ओके, ये थे हमारे सारे डिस्टिलेशन के टाइप्स, और क्या होता है डिस्टिलेशन, कैसे हम उसको एज एन यूज़ करते हैं, किस तरीके से सेपरेशन, प्यूरिफिकेशन, डिस्टिलेशन, ये सब चलता रहता है। करेक्ट, आपको समझ आ गया ना? ओके, दैट्स इट फॉर टुडे। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर। बाय बाय, टेक केयर।